हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो मोल कंसेप्ट का आज मैं किसके बारे में बात करूँगा, हम सेकेंड लेक्चर पे आ गए हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने लेक्चर 1 में सिर्फ क्या देखा था, हमने सब टॉपिक्स के बारे में बात किया था। ठीक है, जितने भी कि हम कैसे कैसे क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो लेक्चर 1 में मैंने बता दिया था आपको। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो मैंने सबसे पहले सब टॉपिक लिखाया था, आपको जो क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होता है वो क्या था, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि केमिस्ट्री एक्चुअली में है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी नीड ही क्यों है, इसके एडवांटेज क्या होंगे, इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको डेफिनेशन तो पता ही होनी चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। तो क्या होता है हमारी केमिस्ट्री के बारे में, तो मैं लिखाता हूँ आपको कि इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे कि केमिस्ट्री जो है वो क्या होती है, एक साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री इज़ द साइंस जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, साइंस ऑफ एटम, जिसमें एटम्स होंगे हमारे एंड मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स होंगे और उनके क्या होंगे, एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन की हम स्टडी करते हैं एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपसे कोई अगर पूछता है तो आप बोल सको कि हाँ मुझे केमिस्ट्री पता है। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, और इट इज़ द साइंस ऑफ द इन्फिनिटी, मतलब बहुत सारे, इनफाइनाइट, मतलब आप समझ रहे हो इतने सारे इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या, हमारे मॉलिक्यूल्स। हम लोग क्या होते हैं, इनकी स्टडी किसकी करते हैं, मॉलिक्यूल्स की, जो किससे मिले हुए हैं, किससे मिलकर बने हुए हैं, दैट आर बिल्ट फ्रॉम एटम। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री साइंस की वह ब्रांच है जो आप याद रखेंगे जिसमें हम स्टडी करते हैं एटम्स की, मॉलिक्यूल की और उनके ट्रांसफॉर्मेशंस की। ठीक है, उनके ट्रांसफॉर्मेशन की। और इसमें हम लोग क्या होते हैं, इसमें इनफिनिटिव नंबर ऑफ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर बिल्ड फ्रॉम एटम। तो सबसे छोटा जो होता है एटम होता है, उससे ये सारी दुनिया मिलके बनी हुई है। ठीक है, ऐसा मोटा मोटा आप याद रखेंगे अभी के लिए। तो ये आपको पता चला कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। ठीक है, अब देखो, आपको ये तो पता है केमिस्ट्री के बारे में सभी को कि केमिस्ट्री जो है हमें पढ़नी चाहिए, बट बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि हम केमिस्ट्री पढ़ के करेंगे क्या एक्चुअली में। ठीक है, अगर केमिस्ट्री हमने पढ़ ली तो हमें ऐसा क्या मिल सकता है, या फिर इसके एडवांटेज क्या है ना। तो ये जो केमिस्ट्री है वो बहुत फ़नी है, सच बताऊँ तो। आप डेली लाइफ में देखोगे केमिस्ट्री की इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं। जैसे कि आप देखिए, अगर आपको ये सब पता होगा ना तो इसके एडवांटेज क्या होंगे। आप जैसे हमारी फूड्स हैं, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम ड्रिंक या कुछ भी लेते हैं ना, वो सब क्या है, वो जितनी भी क्योंकि हमें पता है कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना। तो फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या है कि आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई जाती हैं, फूड्स बनाए जाते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें अगर हमें केमिस्ट्री पता होगी तभी हम उनको बना पाएंगे, समझ रहे हैं। और हमारे हेल्थ से रिलेटेड क्या होता है, हमारे हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ों पे जो वर्क कर रहा है वो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे, जैसे आप ये देखिए, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, सीस्प्लेटिन है ना, सीस्प्लेटिन हो गया, या टैक्सोल हो गया, है ना, या फिर AZT हो गया। ठीक है, तो ये जो दो होते हैं ना, ये दो किसके लिए काम आते हैं, ये यूज किया जाता है किसमें, कैंसर थेरेपी में। ठीक है, यूज फॉर कैंसर थेरेपी। तो भाई अगर किसी की तबीयत ख़राब है या फिर अगर कोई और इशू हो रहा है किसी को, किसी से रिलेटेड, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो इन फ्यूचर क्या आप कर पाओगे, आप बिल्ड कर पाओगे इतने अच्छे अच्छे कंपाउंड्स को, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, और जैसे कि ये AGT है ना, AZT मतलब एजिडो थाइमिडीन होता है जिसका फुल फॉर्म है ना, और ये हेल्प करता है किसमें, जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं। ठीक है सॉरी। तो आपने ये देखा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप समझ रहे हो कि कैसे हम फूड में, कैसे हम अपनी ड्रिंक्स में, है ना, कैसे हम अपनी ड्रिंक्स में, और कैसे हमारी एयर से रिलेटेड भी मैं आपको बता दूं, एयर से रिलेटेड भी क्या, एयर में आपने देखा होगा कि आजकल क्या हो रहा है कि जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है हमारे इन्वायरमेंट में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा
इंक्रीमेंट हो रहा है ना, ओजोन लेयर का भी हमने सुना है ना, और ग्रीन हाउस गैसेस सुनी है। क्या आपको अगर मैं एक टास्क देता हूँ, है ना, जैसे ग्रीन हाउस गैस भी है ना, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे हमारा CH4 और हमारा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि काम करो आप ना इन गैसों को ना, जो हमारे इन्वायरमेंट हो रही है जिसकी वजह से बहुत से लोगों को जान जा रही है, आपको इनको कम करना है, रिड्यूस करना है। क्या आप एप्लीकेबल हो कि इन सब गैसों को कंट्रोल कर सको एटमॉस्फेयर में? क्या आप एलिजिबल हो? नहीं हो। आप नहीं हो, उसको एलिजिबल बनने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। आपको जानना होगा मॉलिक्यूल्स की रिएक्शंस के बारे में, कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, उनके बिहेवियर कैसे होते हैं, वो सब जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको ये सब पता होगा तो इन फ्यूचर आप नए नए टाइप के ड्रग्स डेवलप करेंगे जो इतने चीप होंगे, इतने सस्ते होंगे, जो सबके लिए अवेलेबल होंगे और जिसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होंगे। समझ रहे हो आप? तो ये आप इन फ्यूचर डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम किससे जान पाएंगे? केमिस्ट्री से, है ना। और उन केमिस्ट्री को जानने के लिए ना हमें क्या जानना होगा? अगर हमें केमिस्ट्री को जानना है तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा इनके क्या याद करने हैं हमें, इनके प्रिंसिपल्स को जानना है, ठीक है। इनके प्रिंसिपल्स को हमें जानना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट में करता हूँ अपनी, जहाँ से हमने बात शुरू की थी वहीं से। तो अभी तो हमें केमिस्ट्री के बारे में पता चला और क्यों पढ़ते हैं, क्या रीज़न है, वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था? व्हाट इज़ मैटर। हमने यही बातें की थी कि मैटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था? हमारे मिक्सचर्स होते हैं, और सेकेंड पार्ट हमारा क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। अब उस मिक्सचर को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक हमारा होमोजीनियस होता है और एक हमारा हेट्रोजीनियस होता है ना। इसको मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। एक हमारा क्या होता है? होमोजीनियस होता है, और एक हमारा हेट्रोजीनियस होता है। ये बहुत बेसिक बातें हैं, अगर ये सब आपको पता होंगी ना तभी आप आगे डील कर पाओगे इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स की और उनके बारे में, कि कैसे हम उन्हें फाउंड कर सकते हैं, है ना। तो ये सबसे बेसिक बातें हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये आपको पता नहीं होगा तो आप, ये बेसिक चीज़ें हैं तो फिर आप आगे कैसे कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। तो हमारा जो मैटर होगा क्या होगा? हमारा मैटर वो होता है, हमें पता है पूरी वर्ड जो है वो मैटर से मिलके बनी है, ठीक है। माइक्रो लेवल पे नहीं जाएंगे, सिर्फ वर्ड से याद रखेंगे कि जिस चीज़ में क्या होता है, जो ऑक्यूपाई करता हो स्पेस को। कैसे फाइंड करते हैं? जो ऑक्यूपाई करता हो स्पेस को और जिसमें मास हो। कोई भी चीज़ जिसमें कुछ वेट हो या मास हो, है ना, और जो कुछ जगह घेरता होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स मैं बता दूं, कुछ भी आपके चारों ओर, चाहे वो पेन हो या पेंसिल हो या फिर आपका बेड हो सोने वाला, या फिर आपका बैट हो, या फिर आपका क्या नाम है, कुछ भी हो, वाटर है, एयर है, सब क्या आता है? एयर हो, ये सब क्या है? वाटर है। ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? ये हमारे सब मैटर होते हैं, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, ठीक है। मिक्सचर देखेंगे, फिर उसके दोनों टाइप्स के देखेंगे, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होंगे? केमिस्ट्री में जब हम मिक्सचर देखेंगे तो मिक्सचर क्या होता है? अरे मिक्सचर को मतलब समझें तो सिंपल अगर साधारण भाषा में बोलूँ, जैसे मिलावट होती है ना, मिलावट, तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखाएंगे 2 और मोर, अगर आप लिखना चाहते हैं 2 और मोर सब्सटेंस को अगर हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट होंगी, अगर 2 सब्सटेंस एक किसी में प्रेजेंट हैं और उनका जो रेशो है ना वो कुछ भी हो, एनी रेशो, ठीक है, तो क्या होगा? 2 और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी रेशो, तो उस टाइप के जो कंपाउंड्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? वो हमारे जो सोल्यूशन होंगे उन्हें हम मिक्सचर कहेंगे। कैसे? एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे जो चारों ओर एयर है, एयर क्या है? मिक्सचर है। उसमें क्या है? ऑक्सीजन होता है, हमारा नाइट्रोजन होता है ना, और कौन कौन सी गैसेज होती हैं? और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं, और सबका परसेंटेज क्या है? डिफरेंट है। आप समझ रहे हो? सबका परसेंटेज क्या है? सबका परसेंटेज डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका जो रेशो हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम इसका? ये क्या है? हमारा मिक्सचर है, ये हमारे मिक्सचर होती है, ठीक है। एयर में क्या होती है? मिक्सचर है कई सारी गैसों का, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल से आपको बताता हूँ, जैसे हमारा शुगर सोल्यूशन है,
शुगर सोल्यूशन का मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि मतलब हम जैसे एक ग्लास लेते हैं ना, ग्लास में पानी है, देन पानी में क्या करते हैं हम उसमें चीनी डालते हैं, तो वो जो सोल्यूशन बनाते हैं ना जिसको हम शरबत बोलते हैं, तो वो कैसे बनता है? चीनी होती है, शुगर होती है मतलब, और वाटर होती है, शुगर प्लस वाटर, वही तो होता है हमारा शरबत जिसको हम पीते हैं, गर्मियों वगैरह में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कुछ लोग उसमें नींबू वगैरह भी डाल लेते हैं ना, अगर उसमें हम लेमन भी ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? इसका क्या कोई रेशो है, मतलब कोई फिक्स अमाउंट है क्या? इसका कोई फिक्स अमाउंट है कि हाँ बस हमें इतना तो पता है कि वाटर हमें क्या लेना होता है, ज़्यादा लेना होता है, शुगर थोड़ी कम लेनी होती है, नींबू जो है वो अपनी हम अनुसार डालते हैं, तो इनका कोई फिक्स रेशो नहीं है। क्या एक मिक्सचर है ये, जिसमें इनका कोई फिक्स रेशो नहीं है ना। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी, जब हम इनको मिला देते हैं ना, ठीक है, तो ये इनका क्या है, फिक्स रेशो नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब मिक्सचर को मैंने दो पार्ट्स में बोला है। क्या दो पार्ट्स में बोला है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो देखो होमोजीनियस क्या होते हैं, है ना, और एक क्या था, हेट्रोजीनियस। अब देखो होमोजीनियस क्या होंगे, जैसे कि हमने लास्ट में क्या लिया, ये शरबत वाला जो हमने एग्जांपल लिया है कि अगर कोई हमारे पास ग्लास होगा, उस ग्लास में क्या होता है, पानी लें और उसमें हम लोग क्या डालते हैं, 1 स्पून या 2 स्पून क्या डालते हैं हम लोग, शुगर डालते हैं बाहर से, इसमें डालते हैं। तो ये पूरा जो मिक्सचर होगा किसका होगा, शुगर प्लस वाटर का, है ना। लेकिन आपने देखा होगा जब हम इसको सॉल्युबल करते हैं, मतलब इसको हम घोलते हैं, तो इसमें ना क्या हम दोनों को अलग अलग बता पाते हैं कि शुगर कौन सा है और पानी कौन सा है? हम बिल्कुल नहीं बता पाते हैं। इसमें क्या बता नहीं पाते हैं, मतलब कि क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर कोई सोल्यूशन है, अब मिक्सचर होगा तो ये मिक्सचर ही है ना। अ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स, क्या होते हैं इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, शुगर मॉलिक्यूल्स और हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, वो कंप्लीटली क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली मिक्स हो रहे हैं, है ना, मिक्स हो जाते हैं, कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है ना कि वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं और उनमें सिर्फ एक ही लेयर दिखती है, मतलब दो डिफरेंट हम पता नहीं लगा पाते, दोनों को अलग अलग नहीं पहचान पाते, वो क्या होंगे, उस टाइप के हमारे सोल्यूशंस होमोजीनियस सोल्यूशन होंगे, जैसा कि मैंने ये आपको एग्जाम्पल से बताया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब हेट्रोजीनियस क्या होंगे, हेट्रोजीनियस कैसे होंगे, जैसे कि आपने देखना, आप क्या करना, पानी में ही क्या करना, पानी में जैसे हमने यहाँ पर तो शुगर मिलाई थी, यहाँ क्या करते हैं, इस पानी में ना आप एक काम करना, यहाँ पर एक ऑयल का ड्रॉप डालना, थोड़ा सा ऑयल के 2-3 ड्रॉप डालोगे ना, तो क्या होगा, ये जो ऑयल प्लस वाटर का सोल्यूशन होगा ना, इसमें ना 2 लेयर दिखेंगे, जो हमारा ऑयल होगा ना वो कहीं ऊपर ही होगा, यहीं पर ही। ठीक है, तो हमें ऑयल अलग से दिख रहा होगा, जो हमारा ऑयल है, और हमारा जो वाटर होगा वो हमें एकदम से अलग सा दिख रहा होगा। ठीक है, जो हमारा वाटर होगा वो क्या हमें दिख रहा होगा, जो वाटर की लेयर होगी ना, वो वाटर हमें अलग दिख रहा होगा। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें कि 2 डिफरेंट लेयर हो, समझ रहे हो, तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे बनेगी, इसकी डेफिनेशन बनेगी, अ मिक्सचर, सेम चीज़ ही रहेगा शुरू का, अ मिक्सचर इन विच, ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदी है, तो इसको आप थोड़ा समझेंगे। ठीक है, इन विच द कंपोजिशन, है ना, पर इतना साफ मैं लिख लेता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इज़ नॉट यूनिफॉर्म, मतलब एक किसी उसमें यूनिफॉर्म नहीं होती है, थ्रू आउट एंड द डिफरेंट कंपोनेंट समथिंग समटाइम्स कैन बी ऑब्जर्व। ठीक है, तो ये इसकी जो होगी टोटल क्या है, इसकी ये डेफिनेशन है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, पर आपको क्या करना है, इसका एग्जाम्पल अच्छे से समझ के लिखना है। ठीक है, मेरा काम क्या है, आपको चीज़ों को समझाना, वरना ये जो डेफिनेशन है ये सब तो आपको बुक से भी मिल सकती है ना। मेरा काम तो उनको समझाना है, लेकिन मैं डेफिनेशन इसलिए लिखवा देता हूँ ताकि आपके क्या अच्छे नोट्स भी बन जाएँ, ताकि आपको हर बार अलग अलग जगह से ना पढ़ना पड़े, और उन डेफिनेशन का मतलब भी बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोगों को तो डेफिनेशन का मतलब ही नहीं पता चल पाता, इसीलिए तो वो समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है हमारे जो। ठीक है, ओके, तो ये हमारा डेफिनेशन यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आपका पहला डेफिनेशन था हमारा ये वाला, और सेकंड हमारा जो डेफिनेशन है वो ये वाला, और हमने ये किसके लिए पढ़ा है, अभी सिर्फ हमने मिक्सचर की बात की है,
कौन कौन से मिक्सचर हो सकते हैं ये अभी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। हमने प्योर को कितने में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था अभी जैसे हमने देखा था। तो प्योर को हमने क्या क्या बोला था, एक तो बोला था एलिमेंट और एक को बोला था, क्या बोला था हमने दूसरा पार्ट, एक को एलिमेंट बोला था और दूसरे को हमने बोला था कि हमारे कुछ कंपाउंड्स होंगे जो क्या होंगे, एलिमेंट होंगे और क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो पहले मैं एलिमेंट के बारे में बोल देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो प्योर क्या सब्सटेंस होते हैं, पहले तो यही आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ प्योर, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी दूध की या फिर किसी, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो ना तो उस पर लिखा रहता है प्योर शब्द। आपने देखा होगा प्योर जो है वर्ड बहुत जगह लिखा रहता है, उसका एक्चुअली में मतलब क्या है। आप बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो उसमें प्योर लिखा रहता है, जो खाने पीने की हमारी चीज़ आती है जैसे मिल्क आता है प्योर लिखा हुआ, प्योर देसी घी आता है ना, प्योर देसी घी शुद्ध, है ना। उसका क्या मतलब है शुद्ध का मतलब, शुद्ध का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ होती है कि उसमें क्या होगा, किसी भी चीज़ की जो कंपोजिशन है उसमें क्या होती है, वो फिक्स होती है। दे हैव फिक्स्ड, क्या होती है, उनकी कंपोजिशंस होती है, उनकी जो कंपोजिशन प्रेजेंट होगी ना वो फिक्स क्वांटिटी में होगी, है ना। जैसे कि हमारा एक दो एग्जांपल भी दे देता हूँ ताकि आपके अच्छे नोट्स भी बन जाएं और आपको याद भी रहे, है ना। जैसे कि हमारे गोल्ड होता है, बोलते हैं ना 24 कैरेट का, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, प्योर गोल्ड, समझ रहे हैं आप। ऐसे सिल्वर होता है, आपने देखा होगा चांदी वगैरह जो खरीदते हैं बोलते हैं ना कि वो ये बिल्कुल प्योर है ना। इसका सिंबल लिख देता हूँ अभी, वैसे तो आपको समझ नहीं आएगा बट लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, प्योर होती हैं, ठीक है। और इनके जो क्या होते हैं, फिक्स रेशो होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, फिक्स कंपोजिशंस होती है। अब जो हमने बात की थी एलिमेंट की, ठीक है, एलिमेंट्स की बात की थी और एक हमने किसकी बात की थी, कंपाउंड्स की बात की थी। यहीं पर मैं एक दो चीज़ें और भी एक्स्ट्रा बता दूंगा आपको। तो एलिमेंट और कंपाउंड पहले तो आप समझिए कि एलिमेंट क्या होंगे हमारे। तो एलिमेंट हमारे होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें वन टाइप की, इसकी डेफिनेशन आप लिख लो, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप, समझ रहे हैं आप, एक टाइप के होते हैं इसमें, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे आपके पास, है ना। पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल एक ही टाइप के होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, है ना। तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे जो कंसिडर किए जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट्स होते हैं, है ना। और जो हमारा दूसरा है वो हमारा कंपाउंड होगा। तो कंपाउंड क्या होते हैं कि मतलब अगर दो होते हैं ना, क्या नाम है, टू, और डेफिनेशन लिखा देता हूँ, 2 और more atoms of different element, अगर मतलब कोई डिफरेंट एलिमेंट है कि 2 एटम है ना, वो कंबाइन करते हैं, एटम्स कंबाइन, ठीक है। द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो आप समझ रहे हैं कि कंपाउंड वो होंगे जो किससे मिलके बने होंगे, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं ना, है ना, जब 2 या उससे ज़्यादा एटम जो होंगे डिफरेंट एलिमेंट जब वो कंबाइन करते हैं देन जो फॉर्म होता है ना उसको हम बोलते हैं क्या, जैसे कि कंपाउंड बोलते हैं। तो हमारा एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, जैसे हमारा एग्जांपल इसका क्या होगा, हमारा वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और ये हमारा ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा हैं या 2 हों, है ना, 2 से ज़्यादा जब ये 2 होते हैं जो क्या कंपाउंड्स, जब एटम कौन है, ये जब आपस में मिल रहे हैं, ये पूरा मिल के क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, समझ रहे हैं। और वो क्या है, डिफरेंट एलिमेंट के, जो ये डेफिनेशन बोल रही है ना। ऐसे ही हमारा NH3 है ना, NH3 भी इसी में ही आता है हमारा, NH3, ठीक है। ये क्या है, हमारे सब कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा जो भी मैंने अभी तक आपको बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने, ये तो आपको आई होप सारा कुछ समझ में आ गया होगा जितनी भी अभी तक मैंने आपको बातें बताई, ठीक है। अब ये तो बहुत ही बेसिक बातें थी। अब क्या करते हैं अपन लोग ना, कुछ जो केमिस्ट्री के कुछ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना ज़रूरी है, तभी तो हम ड्रग्स बना सकते हैं नए, है ना, लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने अपने को।
तो वो बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स को पढ़ना पड़ेगा भाई, कि इसमें प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ लॉज जो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कितने हम पढ़ने वाले हैं, ये आपको मैं लिखवा चुका हूँ। 5 लॉज पढ़ेंगे अपन लोग यहाँ पर। कितने पढ़ेंगे, 5 लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, उन्हें बार बार मैं पाँचों को नहीं लिखाऊंगा, 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे और उसको मैं नोट करते जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके प्रिंसिपल्स के 5 लॉ पढ़ते हैं। तो पहला लॉ की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा जो मेन एग्ज़ाम में पूछते हैं ना ये सारी बातें, वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसकी किसी भी चीज़ के ना नाम से उसके मतलब पता चलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे पहले इस चीज़ को किसने बताया वो मैं लिखा देता हूँ। तो लेवोजियर थे, जिन्होंने, फ्रेंच केमिस्ट थे, उनका पूरा नाम मैं लिख देता हूँ, एंटोनी लेवोजियर थे, जिन्होंने कितने में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले 1780 के या 89 के अराउंड था, तो उन्होंने क्या सबसे पहले पता लगाया और इन्होंने ये बात बोली कि किसी भी मैटर को, इन्होंने ही सबसे पहले बताया क्या, कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है कि ना तो मैटर को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही तोड़ा जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला जो लॉ है ये हमारा यही होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन से मुझे पता है बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कभी। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर कोई रिएक्शन होगी ना, अब देखो कैसे कैसे प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, ये आपको सब पता होना चाहिए ना। अगर A+B कोई रिएक्शन है ना, तो उससे हमारा कोई कंपाउंड बन रहा है C+D। ठीक है, क्या बन रहे हैं हमारे कंपाउंड्स, और अभी मैं बता चुका हूँ कि कंपाउंड्स क्या है। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है A+B, उससे क्या हमारे बन रहे हैं, मॉलिक्यूल भी बन सकते हैं, कंपाउंड भी बन सकते हैं। तो वो आपको याद रखना है, इसीलिए वो टर्म्स मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, तो रिएक्शन है कोई A+B मॉलिक्यूल मिलके 2 C+D कंपाउंड बनाते हैं। तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि अगर इसके X क्वांटिटी थी, इसकी कुछ ना कुछ मात्रा रही होगी, इसकी कुछ क्वांटिटी रही होगी। अगर मैं इसकी क्वांटिटी मान लेता हूँ, लेट्स सपोज अगर इसकी M है और इसकी N है ना, और उसके बाद ये X और Y बनते हैं, तो ये लॉ बोलता है कि ये जो X + Y होगा ना, ये मास ऑफ रिएक्टेंट जो इस साइड लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, जो स्टार्टिंग में रिएक्शन के इधर लिखे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट हैं। और इनको क्या बोलते हैं, इनको प्रोडक्ट बोलते हैं, जो बनता है उन्हें प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट, जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा ना, इन दोनों का जो मास होगा मतलब वेट होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो इन दोनों के इक्वल होगा, किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के, मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। बस इन्होंने यही बात बताई थी कि ये दोनों क्या होंगे, मतलब M+, अगर मैं देखता हूँ कि अगर मैथमेटिकली कि जो M का वेट होगा प्लस N का वेट होगा वो इक्वल होगा, वो किसके, X + Y के, मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है उसके इक्वल होगा। यही ये डेफिनेशन हमें बताती है और यही हमें लॉ बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चलो ठीक है भाई, पहला लॉ तो हमें बड़े अच्छे से समझ में आया। अब दूसरा लॉ बता दीजिए क्या है। ठीक है, तो पहला लॉ मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, अब ये कांस्टेंट वर्ड आ रहा है तो इसी से ही आप समझ गए होंगे, है ना। और कहीं कहीं पे क्या नाम दे रखा होता है, डेफिनेट कंपोजिशन, और इसके नेम मैं अलग अलग लिख देता हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई डिफरेंट दे दे तो आप परेशान ना हो कि भाई ये क्या, ये तो बताया ही नहीं था हमें कभी, है ना, प्रोपोर्शन। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए ताकि आपको नई टर्म ना लगे एग्ज़ाम में कि अरे भाई ये क्या पूछ दिया। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट, है ना, या फिर डेफिनेट
कंपोजिशन या प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये वाला जो लॉ था सबसे पहले किसने दिया हमें, ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे, है ना, जिसका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। इन्होंने ये कितने में दिया था, ये 1799 में। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको नॉलेज के लिए बता देते हैं कि किसने दिया था, है ना। अगर जिसको बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना कुछ लोगों को कि किसने दिया था एक्चुअली में, है ना, तो उन्होंने ये सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। तो इन्होंने सबसे पहले ये डेफिनेशन फिर बताई ऑब्जर्वेशन करके कि द सेम, इसकी डेफिनेशन आप नोट करेंगे, द सेम कंपाउंड इज ऑलवेज composed of the same element, elements combined, ठीक है, together। आप लोग जब ये पढ़ते हैं ना, मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता कि डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है, और वही चीज़ बताने के लिए मैं आपको ये क्लास ले रहा हूँ, है ना, वरना मेरा क्या ही फ़ायदा है। डेफिनेशन तो हर जगह हमें मिल ही जाती है, ये बात मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि हमारा काम सिर्फ समझना है, आप समझ रहे हो, उसकी चीज़ का मतलब समझना है, वो है एक्चुअली में चैलेंजिंग वाला पार्ट, है ना। डेफिनेशन तो हर जगह मिल जाएगी। तो ये डेफिनेशन क्या होगी, द कंपाउंड इज द सेम कंपाउंड इज ऑलवेज कंपोज द सेम एलिमेंट, ठीक है, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स है ना प्रोपोर्शंस बाय वेट। इसका मतलब सिंपल ये निकलता है कि कोई भी कंपाउंड हो, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसकी डेफिनेशन का मतलब क्या है ना। मतलब वो कहना चाह रहा है कि जो सेम फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब यही वो कहना चाह रहा है, अगर सेम कंपाउंड इज ऑलवेज कंपोज द सेम, है ना, जिसकी वो बात कर रहा है वो यही है कि सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम और फिक्स प्रोपोर्शन। मतलब अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल लेता हूँ तो ये कहना चाह रहा है कि भाई पानी को ना तुम चाहे नदी से ले आओ, चाहे कैनल से हो, चाहे रिवर से हो, या फिर और बताओ कहाँ से ले सकते हैं, चाहे रिवर से हो या फिर कहाँ से हो सकता है, या फिर आप अपने घर से ले आओ, है ना, होम से ले आओ, या फिर अपने किसी भी टैप से ले आओ, या नाली का पानी ले आओ, है ना मतलब आप कहीं से भी ले आओ भैया, पानी जो है ना, इस बंदे ने बता दिया कि पानी जो होने वाला है इसका वेट कितना आएगा, हाइड्रोजन का 2 होता है, 1 × 2 यानी कि 2 हाइड्रोजन है तो 2, और हमारा ये ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है हमारा 16। तो इसका रेशो कितना निकल के आता है 2:16, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं 1:8, ठीक है। 1:8 मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 इतना आएगा, जो हमारा सिंपल रेशो आएगा। तो इन्होंने यही बात बताई कि आप भैया पानी को ना कहीं से ले आओ, चाहे वो नाली का हो, या फिर वो कैनल का हो, चाहे घर का हो, या फिर किसी भी टैप का हो, भैया पानी तो पानी ही रहेगा, और उसका जो रेशो होगा उसके एटम का हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कितना कांस्टेंट रहेगा, 1:8 का रहेगा। ये हमेशा फिक्स्ड है, ये हमेशा क्या है, फिक्स्ड है। भगवान भी आ जाए तो शायद इसको चेंज कर सके, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने तो बस बोल दिया भैया कि ये रेशो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो आज से अपने दिमाग में डाल लो भैया, इनका जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स्ड, हमेशा एलिमेंट का वो चाहे कहीं से भी प्राप्त किए जाएं, ठीक है। तो वही इन्होंने इस लॉ में बताया। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, है ना। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको डिफ़िकल्टी आई होगी अभी तक, ठीक है। तो अब इसके जो लॉ है ना उसकी लिमिटेशंस मैं बता दूं, कहाँ पर ये लॉ फेल हो जाएगा, ठीक है। लिमिटेशंस भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना, लिमिटेशंस पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो लिमिटेशंस में हम लोग क्या बात करेंगे, लिमिटेशंस में हम यही बात करेंगे, देखो लिमिटेशंस में हम क्या देखेंगे कि कुछ कंपाउंड्स होंगे ना, जैसे लेट्स सपोज कि हम कार्बन के लेते हैं, तो कार्बन के हमें ये पता है कि कार्बन जब ज़मीन से खोदा जाता है तो कार्बन 12 भी होता है, 13 भी होता है और 14 भी मिलता है ना। ये वाला हमारा रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है हमारा, रेडियो एक्टिव होता है, बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं ये रेडियो एक्टिव होता है। और जो 13 होता है और 12 होता है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा यही होता है, इसीलिए हमने पीरियोडिक टेबल में रखा है
है ना। और ये तो बहुत रेयर होते हैं, 2% से भी कम क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर लेट सपोज अगर इनका जो वेट आएगा ना, अगर मैं CO2 का निकालता हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या CO2 बनाएंगे, तो देखो कार्बन और जब ये वाले जब CO2 बना रहे होंगे ना, आप खुद सोचो बच्चे, है ना। कार्बन इनको मैं अलग अलग अच्छे से कराता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो। आप देखो कार्बन 12 का जब होगा, जब CO2 बनाएगा CO2, तो कार्बन का कितना लेंगे हम वेट, ये वेट है इसका, है ना। ये अभी आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, ये ऊपर जो लिखा हुआ है वो वेट है इनका, ठीक है। तो इसका हम लोग जब 12 लेंगे तो 12 इसका आ गया और 16 इसका होता है और 2 टाइम्स है ये, तो 2 × 16 होगा इसका। और ऐसे यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा हमें, 13 रेशो। और ऑक्सीजन का जब ये भी CO2 बनाएगा, ये भी CO2 बनाएगा, ठीक है। ये कार्बन 12 है हमारा, ये हमारा 13 है हमारा, और ये हमारा 14 है। ऐसे वैसे लिखते नहीं, बस मैंने लेबल कर दिया है ना, कि आपको पता रहे कि कार्बन में डिफरेंस क्या है। तो एक का हमने कितना कार्बन है, ये यहाँ पर 12 आ रहा है, यहाँ 13 आ रहा है, और ऑक्सीजन तो सबकी सेम ही रहेंगी, ऑक्सीजन तो 2 × 16 ही रहेगा, है ना, 2 × 16 ही रहेगा। तो अब आप खुद ही देखिए इसकी वजह से क्या होगा ना, अब जो रेशो आएगा ना सबका डिफरेंट आ जाएगा। कैसे, इसका देखो 12 रेशो कितना आएगा, 32, तो इसका जो रेशो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 3:8 आएगा। क्या आएगा, इसको हम सिंपली अगर लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3:8, सिंपल रेशो। और अगर हम इसका करेंगे तो क्या आएगा, 13 रेशो, तो इसका डिफरेंट आ रहा है। और इसका करेंगे तो इसका कितना आएगा, इसका अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 7 और 16। तो आप देख रहे हो बच्चे कि इसका भी डिफरेंट आ रहा है, इसका भी डिफरेंट आ रहा है, और इसका भी डिफरेंट आ रहा है। और सर अभी तो आपने हमें पढ़ाया था कि चाहे सेम कंपाउंड अगर CO2 कहीं से भी ले लें या पानी कहीं से भी ले लें, कोई भी कंपाउंड लें, तो उसका जो रेशो होता है वो तो फिक्स्ड होता है। लेकिन वो कहाँ जाके फेल होता है, जब आइसोटोप्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आइसोटोप्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इनके आइसोटोप्स लेते हैं ना, तो वहाँ पर ही हमारे जो होंगे, वहाँ पर ही हमारे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, तब हमारा ये थ्योरी काम नहीं करेगी। तो एग्ज़ाम में पूछता है बार बार, IIT JEE वाला भी पूछता है और आपके अदर एग्ज़ाम में भी आता रहता है, ठीक है। तो आपको मैंने अभी ये बात तो बता दी, आपको सेकेंड लॉ भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। आपको शायद समझ में आया होगा, सेकेंड लॉ मैं बता चुका हूँ। अब हम क्या बताएंगे, थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको सारी बातें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अब थर्ड लॉ के बारे में देखते हैं कि हमारा थर्ड लॉ एक्चुअली में क्या है। तो क्या है हमारा थर्ड लॉ भाई, तो थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का। क्या है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का, ठीक है। अब ये लॉ किसने दिया, सबसे पहले ये लिखते हैं, जैसे कि मैं हमेशा ही लिखाता हूँ बच्चों को, ताकि उन्हें नॉलेज भी रहे कि एक्चुअली में दिया किसने, ठीक है। ये जो लॉ है वो जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, डाल्टन ने, और ये 1803 में दिया था। उसी टाइम एटम ये रिसर्च कर रहा था उस टाइम, बहुत तगड़ी वाली, ठीक है। ये एटम के बारे में भी पता चल कर रहा था, ये एटम के ऊपर ना बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे उस टाइम। सबसे पहले एटम के बारे में इन्होंने ही बताया, ठीक है। सबसे पहले एटम के बारे में किन्होंने बताया, जॉन डाल्टन ने बताया। ये आप याद रखें हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जॉन डाल्टन ने ही सबसे पहले एटम के बारे में बताया, ठीक है। तो उन टाइम ये जब एटम की सर्च कर रहे थे ना, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने एक डेफिनेशन पहले मैं लिखा देता हूँ, फिर मैं उस चीज़ को आपको समझाऊंगा कि इफ़ टू एलिमेंट्स, मतलब भी समझते चलना लिखते लिखते, इफ़ टू एलिमेंट्स, ठीक है, कंबाइन करती हैं, अगर दो एलिमेंट क्या करती है, कंबाइन करती हैं साथ साथ, तो क्या होगा, टुगेदर टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड। जी हाँ, बिल्कुल, दो अगर मिलते हैं तो वो सेवरल कंपाउंड्स बना सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो उसने यही बताया कि सेवरल कंपाउंड, देन द वेट, ठीक है, आप लिखते जाएंगे उसको समझेंगे भी, वेट ऑफ वन ऑफ दिस, मतलब उन दोनों में से एक का जो वेट होगा ना, वन ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट की बात कर रहा है। अगर उन दो में से एक एलिमेंट का क्या रहेगा, विच कंबाइंस विद
ऑफ फिक्स्ड वेट, मतलब उन दो एलिमेंट्स में से एक का तो क्या रहेगा, फिक्स्ड वेट रहेगा। वेट और यहाँ पर मास को हम लोग ना इक्वल मान के चल लेंगे मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। होता है दोनों डिफरेंट होते हैं, बट मोल कॉन्सेप्ट में आप याद रखेंगे कि वेट और मास दोनों इक्वल है। जहाँ मास दिखे वेट बोल दो, वेट दिखे मास बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है पूरे चैप्टर में, है ना। पूरे चैप्टर के लिए, सिर्फ इस चैप्टर के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप करोगे तो आपको कन्फ्यूजिंग भी नहीं होगी और आप आराम से चीज़ों को समझ भी पा रहे होंगे, है ना। और फिर उसके बाद बोलता है विद द फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर वन इज अ रेशियो ऑफ सिंपल वोल नंबर, है ना। मतलब एक एटम का जो क्या होगा, एक एटम जो होगा जिसकी कांस्टेंट होगा और दूसरे का क्या होगा, फिक्स नंबर होगा, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को देखो, मैं एक एग्जांपल से आपकी पूरी डेफिनेशन कंप्लीट कराता हूँ। देखो भाई, जो जो उसने बोला वो हम लिखेंगे भाई, ठीक है। देखो जो जो क्या बोला, उसने बोला कि पहले कोई भी एलिमेंट, जैसे कि हम लोग दो एलिमेंट उसने बोला ना डेफिनेशन में कि इफ़ टू एलिमेंट, मैंने ले लिया भाई कार्बन और ऑक्सीजन, ये मेरी टू एलिमेंट्स हो गई, ये टू एलिमेंट्स हैं, टू एलिमेंट्स हैं कंबाइन। अगर ये कंबाइन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे, मैंने कहा चलो ठीक है भाई। बोल रहे हैं कि इफ़ कंबाइन टुगेदर, अगर साथ में, टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, मैंने कहा भाई चलो ठीक है सेवरल कंपाउंड बनाते हैं, एक को CO बना देते हैं और एक को कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, CO2 बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है देन द वेट ऑफ वन ऑफ दिस एलिमेंट, तो इनके पहले वेट लिख देते हैं। कार्बन का कितना होता है, कार्बन इधर लिखते हैं, इधर ऑक्सीजन लिखते हैं, ठीक है। तो कार्बन का कितना होता है, इधर ये कार्बन का और इधर ये ऑक्सीजन का। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का हमें पता है 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। कार्बन का हमने यहाँ पर भी वो कितना लिखा 12 और यहाँ पर 16 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वेट बढ़ गया, है ना। अगर दो लोगों का एक का वजन देखें और 2 का वजन देखें तो 2 का 2 टाइम्स ही होगा, ठीक है। तो ये आया। तो अब आप देख सकते हैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल अगर लिखना चाहूँ तो, अगर 16 × 2 को क्या लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट 32 लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए और आसानी होगी, 32। तो अब आप देख सकते हैं, अब आप ये देखिए उसने यही बात डेफिनेशन में बोली है। इसका क्या है, इसका एक तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड मास है, फिक्स्ड मास है, और जो सेकंड है हमारा क्या है, इसका क्या है, हमारा डिफरेंट मास है, और ये इसकी डिफरेंट मास है, और ये इसकी डेफिनेशन है, और यही इसका कहने का मतलब था। मतलब आप समझ रहे हो कि वेट ऑफ वन ऑफ दिस एलिमेंट विच कंबाइंस विद अ फिक्स्ड वेट। तो हाँ भाई, जब कंबाइन करेंगे एक एलिमेंट का, मतलब एक कार्बन का जो होगा उसका क्या है, एक का तो फिक्स्ड मास होगा या वेट होगा, और जो अदर होंगी, अदर जो होगी आर इन अ रेशियो ऑफ अ सिंपल वोल नंबर। तो अगला जो है वो क्या है, वो ऑक्सीजन है, वो किस में है, 16:32 में है, और वो 32 ये क्या है, ये एक होल नंबर है, होल नंबर है, ये एक होल नंबर है, कोई रेशियो वाला तो काम नहीं है। तो यही बात इसने हमें बताई थी और यही इसका लॉ है, ठीक है। आई होप यार मैंने आपको इतने आसान तरीके से बता दिया है। अब तो एग्ज़ाम में कहीं भी आ जाए इस दुनिया के कोने में, आपसे तो नहीं बचने वाला ये, मुझे पूरा विश्वास है। अब आप इसको फोड़ दोगे, इसके क्वेश्चंस या कुछ भी आ जाए आपको पता रहेगा कि हाँ भाई सर ने बताया बढ़िया तरीके से, आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या है, फोर्थ लॉ की बात करते हैं। तो हमारा फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, और इसी के मैं दूसरे नाम भी लिख दूंगा सारे के सारे, रेसिप्रोकल, है ना। इसके बाद हम एक और पढ़ेंगे, बस 5 लॉ तक आज की क्लास रखेंगे और उसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। कंबाइनिंग और वेट, और आज जो पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि भाई अगली क्लास में मज़ा आए, है ना। अगली क्लास जब मैं स्टार्ट करूँ तब आपको सारी ये बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे की चीज़ें पीछे वालों से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है ना। तो इस ये लॉ किसने दिया हमें, है ना। ये जो फोर्थ लॉ है ये हमें किसने दिया था, टीचर ने दिया था, और कब दिया था, 1792 में ये लॉ आ गया था, ठीक है। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अब ये लॉ समझो आप, ये लॉ बोलता है इफ़ टू, देखो जैसे अभी पढ़ा था वैसे, इफ़ टू एलिमेंट्स
आप अगर ऐसे पढ़ेंगे ना चीज़ों को, तो आपका क्या होगा ना, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। ए एंड बी कंबाइन with a fixed mass of element C, अगर कोई A और B है फिक्स मास के साथ, किसके साथ, C के साथ, अगर कुछ कंपाउंड, दो कंपाउंड बनाते हैं, है ना, टू कंपाउंड्स, आप अगर डेफिनेशंस को पकड़ना सीख गए ना, देन आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। एग्ज़ाम में आप अगर सिंपल, अगर स्कूल में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप अच्छे से लिख पाएंगे, है ना। और अगर किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तब तो वहाँ तो 4D डालेंगे, वहाँ तो आप देखते ही बता देंगे कि हाँ भाई इसका ये चीज़ बन रहा था, ठीक है। तो दिस कंपाउंड इज सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशो, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन तो समझ, भाई मैं एग्जांपल से ही आपको समझाता हूँ हमेशा की तरह, और ये आप ताकि नोट कर लें अच्छे से और आपके अच्छे अच्छे नोट्स बनेंगे ना, क्योंकि नोट्स का बनना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं को पढ़ के दोबारा रिवाइज़ कर पाएंगे, क्योंकि बार बार तो आप ऐसे याद तो रख नहीं सकते, मुझे भी पता है हर कोई कुछ ना कुछ उसके दिमाग से स्किप हो ही जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये अब हमारी डेफिनेशन आई। क्या डेफिनेशन आई उसका एक एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। एक एग्जाम्पल से मैं आपको उसी को समझाने की कोशिश करता हूँ। इसने जब बोला कि इफ़ टू एलिमेंट्स A एंड B, चलो ठीक है, जो जो ये बोलता जाता है हम वो लिखते जाते हैं, ठीक है। अगर कोई दो एलिमेंट हैं A और B, जैसे कि एक हम ये एग्जांपल लेते हैं, ये कलर चेंज करता हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा आँखों पे लग रहा होगा, ठीक है। एक ही ग्रीन लेते हैं ताकि मुझे भी अच्छा दिखे, ये बहुत गंदा सा बन गया इसे। तो आप देख सकते हैं कि कितना गंदा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो एक ही लाइन हो गई, ठीक है। अब इसने जो बातें हमें बोली, क्या बोला, इफ़ टू एलिमेंट A एंड B, तो दो एलिमेंट मैंने ले लिए, कार्बन ले लिया एक, और दूसरा मैंने क्या ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया। तो बोल रहा है कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ एलिमेंट C। अगर कोई एलिमेंट C के साथ कंबाइन करते हैं, C क्या ले लेता हूँ मैं, एक तीसरा ले लिया मैंने हाइड्रोजन, टू फॉर्म टू कंपाउंड्स। अगर ये मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, दो कंपाउंड बनाते हैं। कौन कौन से बनाएंगे वो भी मैं लिख देता हूँ, वो हमारे बनाएंगे एक्चुअली में, ये दोनों जब मिलेंगे कार्बन और हाइड्रोजन क्या बनाएंगे, हमारा CH4 बनाएंगे। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, H2O बनाएंगे। तो वही कह रहा है कि देन द रेशो फॉर्म टू कंपाउंड तक तो समझ में आ गया था। देन द रेशो ऑफ A एंड B, कि A और B का, जिसको हमने A इसको माना था, B इसको माना था और C इसको माना था, है ना। तो ये बोलता है कि द रेशो ऑफ A और B ऑफ दिस कंपाउंड इज सेम। भाई क्या बात बोल दी, कि मतलब A और B का जो रेशो होगा ना वो सेम होगा और सिंपल होगा, मल्टीपल ऑफ द रेशो व्हेन दे कंबाइन इन ईच अदर। मतलब इन दोनों का जो रेशो होगा ना, इन दोनों का, है ना, उसे मैं अभी बता देता हूँ कि कैसे, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये रुको, अभी इसका इलाज करते हैं। कि उसने बोला कि इन दोनों का जो रेशो होगा ना, इन दोनों का जो रेशो होगा, कौन कौन से वाले का, एक इसका रेशो और इसका रेशो, जो इन दोनों का रेशो हम निकालेंगे वो एग्जैक्ट इक्वल होगा थर्ड वाले का। जो कार्बन और ये जो मिलके बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे ये मिलके, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, इसके इक्वल होगा। चलो एक बार भाई, अब इसने बात तो बोल दी है तो प्रूफ भी कर देते हैं कि भाई ये सच भी बोल रहा है या फिर हवा में बातें कर रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग इसी को समझेंगे, ठीक है। तो साइड में लेते हैं, पहले कार्बन CH4 ले लेते हैं, ये वाला CH4 लेते हैं, और दूसरा क्या लेते हैं, H2O ले लेते हैं या CO2 ले लेते हैं, है ना। कोई भी दो अगर हम ले लेंगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। अब इसका कार्बन और हाइड्रोजन देखना आप ही खुद ही। अगर मैं कार्बन का लिखूँ तो कितना आएगा बच्चों, बताओ। कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन है, 4 × 1 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। इधर ये कितना आएगा, 12 आएगा, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 6। एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ, ये ऊपर से, ठीक है। और हमारा ये ऑक्सीजन का कितना होता है, हमारा 16 होता है, तो 16 × 2, क्योंकि 2
ऑक्सीजन है। तो इनका सिंपल रेशो क्या आ रहा है, इनका सिंपल रेशो जो हमारा आ रहा है ना, ये तो फिक्स्ड है, ये तो दोनों का फिक्स्ड ही है। तो बाकी का जो बचा रेशो आ रहा है ना, उसने यही बोला है कि बाकी का जो बचा रेशो है कितना आ रहा है, 4 रेशो, और नीचे वाला कितना है 16 2 जा 32, और इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं सिंपल करके 1:8 लिख सकता हूँ। तो 1:8 आया इसका, ठीक है। CH4 और CO2 का कितना आया 1:4 आया है ना, जो हमने इनके एटम्स को देखा करके जो है ना, तो इसका 1:8 आया। अब हमने बोला कि 1:8 जो है, जो थर्ड कंपाउंड है, अब हमारा थर्ड कौन बचा है, हमारा बचा है H2O। वो यही बोलता है कि जो H2O का होगा, अब कितना होगा, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 है ना, और हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, और 2 हाइड्रोजन के लिए यानी कि 2 × 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो हमारा क्या आया 2:16, और इसको हम और सिंपल करके क्या लिख सकते हैं 1:8। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हो कि इन दोनों का, अगर कोई 2 का रेशो सेम है तो थर्ड वाले का क्या होगा, सेम होगा। वही ये प्रिंसिपल है जो ये कहना चाह रहा था, ठीक है। तो मैंने ये बिल्कुल एग्जाम्पल से बहुत प्यार से समझाया है। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती आप मुझे दोबारा बोलिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं उन चीज़ों को दोबारा से पढ़ाऊँ, कुछ अच्छा सोचूँ, कुछ और डेली लाइफ से को रिलेट करूँ, ठीक है। तो अभी आप 11th में हो तो ये सब चीज़ें आपको खुद इमेजिन करनी पड़ेंगी, बट बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, मैं तो आपके सामने एकदम हलवा सा परोस रहा हूँ और आपको बस उसे खाना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब लास्ट लॉ पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है। तो लास्ट लॉ हमारा क्या है भाई, 5वां लॉ पढ़ के और इस लेक्चर को आज हम यहीं समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो 5th लॉ क्या है अपना भाई लोग, गैलुसैक लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें बच्चे इतना फंसते हैं ना, बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि यार ये केमिकल लॉज हैं क्या एक्चुअली में, ठीक है। और मैंने आपको जो बताया वो इतने ईजीएस्ट वे में है कि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इससे ईजीएस्ट वे में बता सकता है। अगर आपको नहीं समझ में, आपको वीडियो अवेलेबल है, आप उसको बार बार पॉज करके रोक के समझ के देखिए, बट ठीक है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स अच्छे बना लेना बिना समझदारी के तो वो मेरे लिए तो बिल्कुल ही बेकार है ना। नोट्स अच्छे बनाओ लेकिन समझ के पढ़ के, ऐसे नहीं, वो तो बुक में भी लिखे हैं नोट्स, तो बन जाएंगे वहीं से, ठीक है। तो ये लॉ क्या बोलता है, ठीक है, ये लॉ सबसे पहले किसने दिया, जैसे कि मैं हमेशा लिखाता हूँ, ये सबसे पहले लॉ गैलुसैक ने दिया था। तो गैलुसैक ने अपने नाम पे ही दे दिया कि गैलुसैक लॉ है ये, तो वो कितने में देता है 1808 में दिया था, ठीक है। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है ना, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि ये गैसेस के ऊपर दिया गया था, है ना। तो व्हेन गैसेस रिएक्ट, अगर गैस आपस में रिएक्ट करेंगी ना टुगेदर, दे डू सो इन वॉल्यूम्स which bear a simple ratio to one another and also to the volumes ऑफ द प्रोडक्ट। आपको डेफिनेशन में तो कभी कुछ समझ में आता ही नहीं होगा, है ना, इसीलिए मैं उस डेफिनेशन को पहले तो लिखाता हूँ, फिर अच्छे से उस चीज़ को समझाता हूँ। लिखाने की ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि वो डेफिनेशन फिर जब मैं समझा देता हूँ ना, तब वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आती होगी, आई होप, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको एक डेफिनेशन से हमें लिख के आनी है ना। अगर आप चीज़ें समझ जाएंगे तो डेफिनेशन अपने आप ही बना सकते हैं, समझ रहे हैं आप डेफिनेशन अपने आप से बना के लिख देंगे एग्ज़ाम में, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर।
ठीक है, तो ये हमारी पूरी डेफिनेशन हुई। अब इसका भाई मतलब तो समझ लें, क्योंकि डेफिनेशन से तो हमारा काम चलने वाला नहीं है ना, एग्जैक्टली में तो हमें उसका मतलब ही समझना है कि डेफिनेशन कहना क्या चाहिए। तो इन्होंने सिंपल बोला, अगर कोई मैं एक रिएक्शन लेता हूँ फटाफट से, क्या लेता हूँ, एक रिएक्शन लेता हूँ, जैसे कि हमारा H2 है, हाइड्रोजन है, प्लस हमारा एक क्लोरीन है। ये जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। ये 1 है, ये 1 है, और ये हमारा बैलेंस कर दिया। तो इसने यही बोला कि भाई देखो, और ये किसके लिए, सिर्फ गैस के लिए, गैस होना चाहिए, सबके सब क्या होनी चाहिए, गैस, ये भी गैस इस फॉर्म में होना चाहिए, सिर्फ गैस के लिए एलिजिबल है। ये बात आप याद रखेंगे, है ना, ये चीज़ मैंने सबसे पहले लेक्चर में बता दी थी। तो ये बोलता है ये जो चीज़ है ना, इसका ये वॉल्यूम है, कितना है, 1 वॉल्यूम है। अगर 1 वॉल्यूम अगर किसी गैस का है ना, और इसका 1 वॉल्यूम है ना, तो रिएक्टेंट का जो इस साइड वाले हैं, रिएक्शन से पहले वाले, क्या बोलते हैं हम उसको, रिएक्टेंट, तो उनके जो वॉल्यूम का सम्मिशन होगा ना, मतलब अगर 1 वॉल्यूम यानी कि 2 वॉल्यूम हो गया, तो जो प्रोडक्ट बन रहा होगा ना उसके इक्वल होगा, यानी कि 1 + 1 यानी कि ये कितना होगा, वो 2 वॉल्यूम होगा। बस इतना आपको याद रखना है। वही इस लॉ ने बोला है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे डू सो इन वॉल्यूम्स विच बियर अ सिंपल रेशियो टू वन एंड अनदर एंड ऑल्सो टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इनका जो सिंपल रेशियो होगा वो प्रोडक्ट के क्या होगा, सेम होगा। इफ़ गैसेस ऑल मेजरमेंट बीइंग मेड अंडर सिमिलर कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ, ये तभी अप्लीकेबल होगा जब सेम टेम्परेचर, प्रेशर और क्या होगा, कंडीशन में होगा। ठीक है, तो उसी पे ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो भाई आज तो हमने आपको क्या क्या बता दी बातें, सारी बातें तो आपको पता ही हो गया होगा कि अभी तक मैंने अब तक क्या बताया है। एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, पहले मैटर वाला थिंग पढ़ाया है ना, पहले मैंने सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री के बारे में बताया, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। फिर मैंने क्या बताया, है ना, जल्दी जल्दी से याद करते हैं, केमिस्ट्री क्या होती है। फिर मैंने मैटर के बारे में बताया कि व्हाट इज़ मैटर, फिर मैटर को कैसे डिवाइड किया, वो सारी बातें बताई है ना, उन सारे के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, केमिस्ट्री जान ली, मैटर जान लिया, और फिर हमने क्या जाना, फिर हमने देखा कि 5 लॉस क्या होते हैं, केमिकल कंबशन से 5 लॉस के बारे में पढ़ लिया, और उन 5 के एग्जाम्पल्स के साथ हमने कर लिया। ठीक है, तो आज मैं बस इतना ही बताऊंगा। जब आप नेक्स्ट में आएँ तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। क्या शुरू करेंगे हम, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि भाई एटम किस चीज़ से मिलके बना है, एटम होता क्या है, और सबसे पहले किसने दी ये बात। ठीक है, ये वैसे तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, बट उन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल दिए ये यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया, सब टॉपिक्स जो दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंग हम अपन चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन लोग चल रहे हैं तो अब क्या हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में मैं इन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा, इसी के बारे में बताया। तो नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज़ आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेरे शुरू के अगर मोल कॉन्सेप्ट आपको अच्छा करना है तो शुरू के 3-4 लेक्चर अच्छे से देखने ही होंगे। नेक्स्ट लेक्चर से आने से पहले पीछे का आपको सबको पता होना चाहिए, तभी एट द एंड आप आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस कर पाओगे। इसकी मैं गारंटी देता हूँ, आप सारे क्वेश्चंस फोड़ दोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में।